हमारी इस खास पेशकश में कुछ मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अरविंद जयतिलक जी आपसे रहेगा, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मोदी कैबिनेट का गठन हो गया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है नरेंद्र मोदी ने, और जिस वक्त वो मूवमेंट था, जब वो शपथ ले रहे थे, देखने लायक मूवमेंट था, पूरा देश उसको देख रहा था और हर किसी में एक उत्साह देखा गया। जश्न के तौर पर उस दिन को सेलिब्रेट किया गया जब शपथ ले ली गई। किस तरह से पूरे मंत्रिमंडल को देखा जा रहा है और किस तरह से तीसरे कार्यकाल की शुरुआत को देखा जा रहा है? अनुष्का जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मोदी जी जिस समय शपथ ले रहे थे वो ऐतिहासिक क्षण था भारत के इतिहास में, विशेष रूप से जब पंडित नेहरू के कहीं जो है जो कहा जा रहा था। मनीष जी ठीक है, बताइए। हाँ, तो ऐतिहासिक क्षण था। निसंदेह जो है सीधा इसका तात्पर्य है कि देश की जनता ने जनादेश जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को ही दिया है। रही बात कैबिनेट की और जो है शपथ ग्रहण की, तो अभी आज जो है सीटों का जो है मंत्रालयों का बंटवारा होगा और स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगा जो एक चर्चा है कि किस तरह से सहयोगी दल जो है भाजपा पर दबाव बनाने में कितना कामयाब हुए नहीं हुए। शपथ ग्रहण से तो बिल्कुल ही नहीं लगा। जिस तरह तेलुगु देशम पार्टी के सिर्फ जो है 2 मंत्री बनाए गए हैं, उनमें भी अगर कैबिनेट स्तर पर देखा जाए तो एक ही है। उसी तरह जो है बिहार में जेडीयू का भी आप देख सकती हैं। यानी स्वाभाविक रूप से जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि बहुत अधिक यह सरकार स्थिरता को लेकर के कि दबाव बनाएंगे सहयोगी दल, वैसा होता हुआ कुछ नहीं दिखा। अच्छी बात यह है कि आप देखिए लगभग 10% महिलाओं को भी जो है मंत्री बनाया गया है। 74 चुन के आए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से 30 चुनी गई है, जिसमें 6 आधा दर्जन मंत्री बनी है और अनुप्रिया पटेल जी को लेकर के 7 बनी है। अच्छी बात यह भी है कि जो ओबीसी जो देश का एक बड़ा हिस्सा है, लगभग जो है 27 जो है वहां से भी मंत्री चुने गए हैं। एससी के 10 हैं और अल्पसंख्यक के 5, एसटी के 5। यानी इस पूरे जो है मंत्रिमंडल में जो है जाति और क्षत्रिय इन सब चीजों का समावेश देखने को मिला है, जो मोदी जी के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में देखने को मिला था। कुल मिलाकर के यह मंत्रिमंडल जो है पूरी तरह से संतुलित है और मुझे लगता है कि ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भी है। अब देश का चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे जो है मंत्री ज्यादा जो है शपथ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है, यहाँ ध्यान रखा गया है विशेष रूप से कि जो भी हाल ही में 5-6 महीने के दरमियान चुनाव होगा, जिसमें आपका हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, तो महाराष्ट्र है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पे जो है मंत्रियों की भागीदारी को जो है यथोचित स्थान दे करके जो है समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा का इतना ज्यादा खास प्रदर्शन इस बार रहा नहीं है। काफी निराशाजनक नतीजे उत्तर प्रदेश से एनडीए को मिले हैं और भाजपा ने जहां इतनी मेहनत की, देखिए उसके बाद भी अयोध्या, अमेठी जैसी सीटें भाजपा हार गई। बहुत ही ज्यादा निराशाजनक कहीं ना कहीं रिजल्ट यहाँ पर रहा है। मनीष जी, क्योंकि इतना निराशाजनक रिजल्ट उत्तर प्रदेश में रहा, मिशन 80 की बात भाजपा की ओर से कही गई, लेकिन मिशन कामयाब नहीं हो पाया। फिर भी मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से मंत्रियों को, नेताओं को शामिल किया गया, सांसदों को शामिल किया गया। क्या कहा जा सकता है, क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या रणनीति इसके पीछे कही जा सकती है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जहां इतना अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं रहा, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में यहां से नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? अंशिका जी, ये मंत्रिमंडल 5 साल के लिए बना है, 2-4-6 महीने की चीजों को देखते हुए नहीं बना है। हाँ, यूपी में सेटबैक है, लेकिन उस सेटबैक को ओवरकम करना पड़ेगा। 7 से 8 विधायक ऐसे हैं जो यूपी से सांसद बन गए हैं, तो वो सीटें अब वेकेट होंगी, उनपे एक उपचुनाव होगा। दूसरे महाराष्ट्र में और झारखंड में और हरियाणा में चुनाव होना है, तो उसको भी बैलेंस करा गया है। अगर आप नंबर्स पे देखें तो 293 सीट्स जो एनडीए गठबंधन की है, उसमें गठबंधन सहयोगी लगभग 18% है, और उसी अनुपात में अगर आप देखें तो जो मंत्रियों की संख्या है उसमें भी लगभग 18% मंत्री ऐसे हैं जो सहयोगी पार्टियों के हैं। तो जितना जिसका नंबर उतनी उसकी भागीदारी, इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से इसमें बैलेंस करा गया है।
सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो पोर्टफोलियो है वो मुझे लगता है ज्यादातर पोर्टफोलियो भाजपा पे ही रहेंगे, जिससे कि एक स्ट्रांग मैसेज दिया जा सके। दूसरे, अगर हम उत्तर प्रदेश की जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व हमेशा सेंट्रल की गवर्नमेंट में ज्यादा रहता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से आते हैं और लखनऊ से राजनाथ सिंह जी आते हैं जो रक्षा मंत्री भी हैं और बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं। अभी उन्हें नया पोर्टफोलियो जो भी अलॉट होता है, तो ये दो नेता बाय डिफॉल्ट हमेशा कैबिनेट में रहेंगे। उसके बाद अगर हम आए तो सहयोगी दल जो है यूपी में, जैसे अनुप्रिया पटेल है, तो अनुप्रिया पटेल पिछली कैबिनेट में भी मंत्री थी, इस बार भी मंत्री थी। आरएलडी नया सहयोगी था एनडीए का इस चुनाव के लिए, तो आरएलडी की रिप्रेजेंटेशन भी उसमें होना था। इसलिए यूपी में चूंकि बड़ा राज्य है, सहयोगी दल जाता है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहती है। बाकी कास्ट, कलर, क्रीड सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रिप्रेजेंटेशन दी गई है। एक हमें ये नई चीज देखनी होगी कि इस बार कैबिनेट में केरला को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। एक सांसद केरला से जीत के आया है लेकिन उसे रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो साउथ में एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि साउथ में भाजपा जो है अपना बेस बढ़ा रही है। आजकल में देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री का भी चयन होगा, तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अब नॉर्थ इंडिया की पार्टी ना रहकर भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। तो रिप्रेजेंटेशन कश्मीर से भी है और रिप्रेजेंटेशन केरला से भी है। इस तरीके से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं हरियाणा से ज्यादा है। 5 सांसद जीत के आए जिसमें से 3 मंत्री हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जाने वाला है और इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। यही चीज महाराष्ट्र में भी लागू होती है, यही चीज झारखंड में भी लागू होती है, क्योंकि ये तीनों चुनाव इसी साल में है। तो सरकार पहली बार इस चुनाव को फेस करेगी मोदी 3.0 बनने के बाद। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर तरह से समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है मंत्रिमंडल के जरिए, चाहे आप जातिगत समीकरण कह लीजिए या फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कह लीजिए। तो पूरी तैयारी के साथ और पूरी रणनीति के साथ इस कैबिनेट का गठन किया गया है। आज पहली कैबिनेट की बैठक अरविंद जी होने वाली है और कहा यह भी जा रहा है कि विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। क्या लग रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में क्या हो सकता है? किस मंत्री को कौन सा विभाग आज दिया जा सकता है, कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मोदी जी को जाना जाता है, समझा जाता है, वो किसी दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है। और चूंकि उनका एक अपना संकल्प है 2047 तक विकसित राष्ट्र, स्वाभाविक रूप से जो मुख्य पद हैं, चाहे वह वित्त हो, आपका रक्षा हो, विदेश हो, गृह हो, वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहने वाला है। जी। एक चीज अभी बात हुई कि जो क्षेत्रीय संतुलन को साधने की, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जो मंत्री बनाए गए हैं, 9 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें आप रुहेलखंड में तो जितिन प्रसाद साहब हैं, पूर्वांचल में भी 3 मंत्री बन गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी जयंत चौधरी और आगरा से श्री सिंह बघेल हैं, अवध में भी बनाए गए। लेकिन बुंदेलखंड का जो और कानपुर वाला जो बेल्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, उस पूरे क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, कोई भी मंत्री नहीं बना है। तो मुझे लगता है कि यह जो है कहीं ना कहीं जो है एक फाल्ट हुआ है। हो सकता है कि भविष्य में जो विस्तार हो, जिसकी संभावना फिलहाल तो कम ही है, तो हो सकता है कि उस क्षेत्र से भी कोई मंत्री बनाया जाए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश होती है, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनके जरिए जो है जो राज्य की राजनीति है, या जातिगत हो या क्षेत्रीय हो, वो कितना साधा जा सका है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो अवध क्षेत्र से राजनाथ सिंह को छोड़ दिया जाए, तो जो कीर्तिवर्धन सिंह है, इस बार देखिए 20 जो लोकसभा के जो क्षेत्र है अवध के, उसमें भारतीय जनता पार्टी 12 में हार गई है। और काफी संख्या में अगर आप विधानसभा वार भी देखेंगे तो काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कीर्तिवर्धन सिंह कितनी उसकी भरपाई कर पाएंगे, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके जो है कोई भी सरकार के लिए जो है 100% जो है जातिगत समीकरण या क्षत्रिय समीकरण साधना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए, जहाँ पे कि जाति समूहों की एक बड़ी विविधता भी पाई जाती है और सैकड़ों जातियां हैं, चाहे ओबीसी में हो, चाहे आप एससी में देख लीजिए, उसमें भी कई तरह की जातियां हैं। तो एक बड़ी एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बावजूद इसके आपने जो मंत्रालय के बंटवारा की बात की, तो जो सहयोगी दल हैं, जो 11 मंत्री उससे बनाए गए हैं, अगर हम टीडीपी की बात करें तो उनकी प्रायोरिटी में शुरू से ही चंद्रबाबू के लिए बहुत मंत्रिमंडल की बहुत बड़ा जो है विभाग लेने का नहीं रहा है जी। उनके सामने अर्थ की समस्या है। वाईएसआर कांग्रेस जो है वहां पे रेवेन्यू को पूरी खत्म कर दी है, कुछ बचा नहीं है। तो उनके लिए जो है धन चाहिए और वह जो है स्पेशल पैकेज के जरिए ही जो है वह उसकी आपूर्ति हो सकती है। क्योंकि अमरावती नई राजधानी बनाई गई है और आज की तारीख में जो हैदराबाद नहीं रह गई, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी लाखों करोड़ रुपया चाहिए।
तो कहीं ना कहीं उनकी नजर जो है कि अधिक से अधिक जो है केंद्रीय मदद मिल सके उस पर है। क्योंकि बिहार की बात करें, जो आपकी नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, वह जो है अभी विधानसभा से पहले, चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता है कि कुछ जो है उठापटक करेगी, इसलिए कि लोकसभा इलेक्शन को वह जो लिटमस टेस्ट के तौर पे देख रही थी कि अगर जो है भाजपा के साथ मिल करके चुनाव लड़ते हैं, बेहतर परिणाम आएंगे तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो जो है विधानसभा से पहले हो सकता है कि वो पलटी मार सकते थे। क्योंकि जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा बिहार में, और आपने देखा कि केवल 10 सीटों के अंतर से उनकी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इस बार चूंकि लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन जेडीयू का भी रहा, वो रिकवर कर ली अपना, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका अच्छा रहा, तो मुझे लगता है कि उधर से भी कोई चुनौती मिलने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार के लिए रेलवे जो मंत्रालय है, एक किस्म से प्रतीकात्मक तौर पे बहुत वो शान का विषय मान लिया गया है। आजादी के बाद से आप अधिकांश देखेंगे तो रेल विभाग जो है बिहार के हिस्से में रहा है, तो उनकी कोशिश होगी कि रेल विभाग मिले, ताकि जो है तेजस्वी को भी तंज करने का यह मौका ना मिले। चूंकि पलायन बिहार से बहुत होता है, दिल्ली से लेकर के पंजाब से लेके आपके अहमदाबाद तक जो है पूरे पाटलिपुत्र से ही वो सेंटर है, और वो ट्रेनों के मांग आप बिहार में जितना देखेंगे उतना अन्य राज्यों में कम देखेंगे। तो ये रेल विभाग को लेकर के उनका अपना आग्रह है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो अश्विनी वैष्णव के जरिए जो रेलवे का आधुनिकीकरण तेजी से कर रही है, जिस तरह से वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनें चला करके, क्या उस कहीं उसको डर है कि कहीं अगर रेलवे अगर मिला नीतीश कुमार की पार्टी को तो उसमें कहीं रुकावट आ सकती है, गतिरोध हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे भी अपने हिस्से में रखने का प्रयास करेगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि स्थिति क्या बनती है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जब सहयोगी दल पूरे गठबंधन में शामिल हैं, मंत्री भी वहां से बना दिए गए हैं, तो सभी की अपनी अपनी मांगे हैं और सभी की कोशिश भी यही है कि अच्छे से अच्छा मंत्रालय उनके खेमे में जाए। मनीष जी, अब जैसे आगे गठन हो गया है कैबिनेट का, आज मंत्रालयों का भी बंटवारा संभव माना जा रहा है, क्योंकि जेडीयू जो है, अगर जेडीयू की बात की जाए तो सहयोगी दल जेडीयू है एनडीए की, और साथ ही साथ किंग मेकर नीतीश कुमार और जेडीयू इस बार के चुनाव में बनकर निकले हैं। जैसे ही अब देखिए सरकार का गठन हो चुका है, कैबिनेट बन चुकी है, तो नीतीश कुमार और टीडीपी की ओर से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी लगातार उठ गई है। और अपने भाषण में, अपने संबोधन में भी नीतीश कुमार ने इशारों में बात कह दी थी कि जो भी बिहार के बचे हुए काम है वो अब जब सरकार बनेगी, तीसरा कार्यकाल शुरू होगा, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो हो ही जाएंगे। तो क्या जातिगत समीकरणों को तो कैबिनेट के जरिए साध ही लिया गया है, अब आगे आने वाले वक्त में सहयोगी दलों की जो मांगे होगी, क्या बीजेपी वो भी इसी तरह आगे मानती रहेगी? जो तमाम जैसे विशेष राज्य का दर्जा होने की बात नीतीश कुमार की ओर से कही गई है, साथ ही 3 मंत्रालय की मांग जेडीयू की ओर से रखी गई थी, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये तमाम चीजें हैं, क्या इनकी मांगे आसानी से मान ली जाएंगी गठबंधन को बनाए रखने के लिए? अंशिका जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन के जो सहयोगी है, मांग करना उनका अपना हक है, लेकिन मुझे लगता है भाजपा नहीं, अब ये देश की सरकार है, तो देश की सरकार वही डिसीजन लेती है जो उसे लगता है देश के हित में। अब हम इसे बीजेपी की सरकार ना कह के देश की सरकार या एनडीए की सरकार कहेंगे। दूसरी चीज, एक पॉइंट जो किसी भी डिस्कशन में नहीं आ रहा है, सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या डिसीजन लेंगे, क्या दबाव बनाएंगे सरकार का, वो ये कह सकते हैं कि हम आपके साथ ना रहे तो सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। मैं आपको एक चीज जरूर ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर इन दोनों के जाने के अलावा बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं कि कुछ बड़े दल, कुछ बड़ी पार्टियां, कुछ बड़े नेता भाजपा को ज्वाइन करें और एनडीए का गठबंधन और बड़ा हो। तो इन चीजों को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेता भली भांति समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों को जोड़ने के लिए चंद्रबाबू नायडू एक इंस्ट्रूमेंटल साबित होंगे। जिस तरीके से साउथ में कहा जाता है कि उनकी पकड़ है और उनके संपर्क है, वो कर्नाटका सरकार से भी अच्छे टच में है, वो तमिलनाडु की सरकार से भी अच्छे टच में माने जाते हैं। तो हमको इसको दूसरे एस्पेक्ट को भी समझना होगा कि भाजपा भी वो जगह बना के रखेगी, इसीलिए मैक्सिमम मंत्रिमंडल में भी कुछ जगह बना के रखी गई है कि कुछ और सहयोगी आने वाले समय में जोड़ सकते हैं। इसलिए अभी मंत्रिमंडल में जितना भी विस्तार होगा, मुझे लगता है भाजपा जो मंत्रालय देना चाहेगी वही उन्हें मिलेंगे। हाँ, उनकी एक विशेष राज्य की जो मांग है उसको भाजपा जरूर सुनेगी और उसमें जो मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन हमें आगे ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और अच्छी बनाने के लिए भाजपा भी ये चाहेगी कुछ ऐसे दल पोस्ट पोल अलायंस में उसके साथ जुड़े, जिससे कि महाराष्ट्र में
या भारत में उनकी छवि जो है एक लार्जर गठबंधन के रूप में उभरे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, देखिए समय की कमी मेरे पास है क्योंकि समय मुझे इतनी इजाजत देता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ने के लिए।